क्रोमियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर इज 24। क्रोमियम नाम इसलिए दिया गया, क्रोमियम का नाम डिराइव हुआ है क्रोमा से। क्रोमा मींस कलर्ड बॉडी। इसके ज्यादातर कंपाउंड्स वो कलर्ड होते हैं। इसका भी डी ऑर्बिटल वो पार्शियली फिल्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस दे आर टेकिंग प्लेस। जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती है, इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में या उससे जंप करता है तो कलर प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वो लाइट एनर्जी इमिट कर रहा है एक खास वेवलेंथ की और उसका एक खास कलर होता है। बार बार बता चुका हूं, ठीक है। तो ये उस हाफ फील्ड पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल की वजह से एक खास कलर बनाता है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया क्रोमियम। अब इसको डिस्कवर किया गया 1797 में। एक स्वीडिश केमिस्ट था जिसका नाम था निकोलस। उस निकोलस ने इस क्रोमियम को डिस्कवर किया था। अब इस क्रोमियम के मुख्तलिफ कंपाउंड्स है और ज्यादातर वो कलर्ड कंपाउंड्स है। उनमें जो अहम कंपाउंड्स है वो है एक क्रोमाइट, जिसको हम क्रोम आयरन स्टोन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आयरन भी होता है। FeO.Cr2O3। फेरियम ऑक्साइड जब क्रोमियम ऑक्साइड के साथ मिल जाता है, जो कंपाउंड बन जाता है उसको हम क्रोम आयरन स्टोन और क्रोमाइट कहते हैं, FeOCr2O3। इंडिया में, पाकिस्तान में, रशिया में इसके बड़े बड़े ज़खायर माइंस मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर वजीरिस्तान में, मोमंद एजेंसी में, बलोचिस्तान जूब में ये माइंस आपको मिलेगी और पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ में ये हमें बड़ी मदद भी देती है, ये माइंस क्रोमाइट की, क्योंकि क्रोमाइट एक ऐसा मेटल है जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पर थोड़ा सा कीमती है, इसकी वैल्यू है। अब इसकी वैल्यू इसके मुख्तलिफ प्रोसेस में है। बाज़ इंडस्ट्रीज इसको फॉर्मेल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन उसको प्रोड्यूस करने में इसका इस्तेमाल करती है, क्रोमाइट्स का, ठीक है। उससे पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट ये बनाती है। और ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज इसका इस्तेमाल कर रही है वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग पर्पसेस के लिए, एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल चढ़ाना। अब ये कोरोजन रेजिस्टेंस की वजह से, चूंकि क्रोमाइट इसमें अंदर क्रोमियम मौजूद है और वो क्रोमियम कोरोजन रेजिस्टेंट है, तो इसको उस मेटल्स पे चढ़ाया जाता है जिसको रस्ट लगता है, जो कोरोजिव हो जाता है। तो कोरोजन से बचाने के लिए उसके ऊपर क्रोमियम चढ़ाया जाता है। अब इसकी दूसरी खूबी ये है कि ये कलर्ड भी है, कलर्ड कंपाउंड है, तो ये एक डेकोरेटेड पीस की तौर पर भी इस्तेमाल होता है। अब एक तीर से यहां पर दो शिकार हो गए, सोने पे सुहागा, ये कि एक तो कोरोजन रेजिस्टेंस है और दूसरा डेकोरेटिव भी है। तो ज्यादातर कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है उसमें क्रोमियम के कंपाउंड्स को तरजीह दी जाती है, इसलिए क्रोमाइट उस वजह से थोड़ा सा ज्यादा अहम है। इसके और भी फवाइद मौजूद है, ठीक है। तो इससे हम अच्छा खासा फायदा ले रहे हैं इसके माइन से, क्रोमाइट के माइन से। अच्छा, दूसरा अगर इसके कंपाउंड का हम बात करें तो वो क्रोसाइट PbCrO4 है। और इस तरह से बहुत से कंपाउंड्स हैं जो आगे हम बात इस लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द क्रोमियम। अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यहां पर लिखा है, वो टेबल में खुद देख लेना। यहां पर हम थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल है, इसका डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, उसमें ट्रांजिशंस होती रहती है, इसलिए इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट मुख्तलिफ कंपाउंड में मुख्तलिफ है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, ठीक है। ज्यादातर इसके 3 ऑक्सीडेशन स्टेट वो हमको देखने के लिए मिलती है, +6, +3 और +2। ज्यादातर कंपाउंड्स में इनके ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, +6, +3, +2। अब इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल वो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्रोमियम कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, अब ये स्टेबल है, इसका मतलब
ये जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्रोमियम कंपाउंड है ये +3 की तरफ आएंगे। तो जब ये +3 की तरफ आएंगे तो इसका मतलब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। इलेक्ट्रॉन जब ये लॉस करेगा तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 बन जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ती है, ये यूनिवर्स का कानून है। यूनिवर्स में हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ती है, ठीक है। तो ये भी स्टेबिलिटी की तरफ, स्टेबल फॉर्म की तरफ बढ़ेगा, जो कि +3 है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, चूंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो चीज खुद ऑक्सीडाइज होती है वो दूसरों को रिड्यूस करती है, इसलिए वो अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट होती है। तो +2 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट जो क्रोमियम के कंपाउंड है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दूसरों को रिड्यूस कर रही है। जो इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहा है वो इलेक्ट्रॉन ये दूसरे के हवाले कर देता है, वो दूसरा रिड्यूस हो जाता है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड इज अ बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, +6 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, अब वो भी कोशिश करेगा कि वो स्टेबल स्टेट +3 की तरफ जाए, तो इसको अब इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। +6 है, 3 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे इसको कि +3 की तरफ आ जाए। तो यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और हमें पता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, तो ये खुद रिड्यूस हो रहा है, और जो चीज खुद रिड्यूस होती है वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करती है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुई। तो क्रोमियम के जो +6 वो कंपाउंड जिसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो कंपाउंड जिसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है वो अच्छे बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये एम्पोटेरिक नेचर वाला है, दोनों हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यहां पर कुछ एग्जांपल्स हम लिख लेंगे। कंपाउंड्स जिसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो, CrO3, K2CrO4, K2Cr2O7। कैलकुलेट करते जाना, खुद ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो ना, रूल्स याद है, उससे पता चल रहा है वाज़ेह है कि यहाँ पर भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ भी +6, और यहाँ पर भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम का, ठीक है। अच्छा, +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो कंपाउंड है उसको ज़्यादातर हम क्रोमिक कंपाउंड्स कहते हैं। अच्छा, वो कौन कौन है? Cr2O3 क्रोमोक्रेबी जिसको हम कहते हैं, Cr2SO4 CrCl3। अच्छा, यहाँ पर 18H2O भी है। ये वो कंपाउंड है, इस तरह से और भी है, जिसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट वो +3 बनता है, +3, ठीक है। इनको हम कलेक्टिवली क्रोमिक कंपाउंड्स कहते हैं। और +2 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट के क्रोमियम के जो कंपाउंड है उनको हम क्रोमियस साल्ट्स कहते हैं। वो हो सकता है CrCl2, वो हो सकता है CrS, वो हो सकता है CrSO4.7H2O एक्सेट्रा। एक कालाम से है, एक चित्राल से है, और एक स्कॉटलैंड से है, ठीक है। क्रोमियस साल्ट्स है। इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का +2 और +2 ही है। तो ये कुछ कंपाउंड्स है जिनमें क्रोमियम मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट रखती है। अच्छा, अब इसकी अगर हम एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर स्टडी करें तो उससे पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लो। एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर खुद पर कह सकते हो। हमें पता है, लीवियस ने हमें कहा था कि एसिड वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, ठीक है, ये तो हमें पता है। अच्छा, आगे चलो। बेस वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये सखी है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये कंजूस है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। एसिड इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बेस इज एन इलेक्ट्रॉन डोनर। अच्छा, अब यहां पर कौन से कंपाउंड एसिडिक है, कौन से बेसिक है, वो हम इस ऑक्सीडेशन स्टेट से पता लगा सकते हैं। जिस कंपाउंड के अंदर क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, उस ऑक्सीडेशन स्टेट से हम
सिंपली ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एसिडिक कैरेक्टर का कंपाउंड है या बेसिक कैरेक्टर का कंपाउंड है। किस तरह से लगा सकते हैं? इस तरह से लगा सकते हैं कि हमें पता है कि +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +2 के जो कंपाउंड है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके, इलेक्ट्रॉन दे के +3 तक आएगी। अब इलेक्ट्रॉन दे रही है, इलेक्ट्रॉन दे रही है, इलेक्ट्रॉन डोनर को हम बेस कहते हैं। तो वो कंपाउंड जिसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है वो बेस होंगे। मतलब ये सारे के सारे बेसिक नेचर के हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज एसिड, +6 +3 तक जब आएगा स्टेबल स्टेट की तरफ तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये एसिड हुआ। तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो कंपाउंड है जिसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है वो एसिड होंगे। मतलब ये वाले तमाम के तमाम एसिड है। ये बीच में जो रह गया ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। तो इस तरह से हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट से इसके कंपाउंड का एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक नेचर वो पता लगा सकते हैं। बात यहां तक समझ में आ गई या नहीं? अच्छा, ये भी याद कर लेना अपने साथ। ये इलेक्ट्रॉन चुन के दे रहा है तो ये आयनिक नेचर का है, ये अप टू सम एक्सटेंट आयनिक नेचर का है। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कैटाइन, खुलेआम कैटाइन बना रहा है, आयनिक है, ये सम एक्सटेंट तक है। ये इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता, ये तो इलेक्ट्रॉन उल्टा से ले रहा है। तो जिससे लेता है ज्यादातर उसके साथ शेयर कर लेता है, तो ये ज्यादातर कोवेलेंट नेचर के होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्रोमेट और डाइक्रोमेट का एक रिएक्शन है, उसके इक्विलिब्रियम को दिखाने के लिए क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम। क्रोमेट कौन है? K2CrO4। डाइक्रोमेट कौन है? K2Cr2O7। ये क्रोमेट चच्चा है, ये डाइक्रोमेट मामा है। ठीक है। अब इसका इक्विलिब्रियम अगर हम स्टडी करेंगे, कुछ इस तरह से इसका रिएक्शन होता है इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर। CrO4 क्रोमेट आयन +2H वो इक्विलिब्रियम में रहता है Cr2O7 +H2O के साथ। ये रिएक्शन, ये इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहता है। जितना क्रोमेट डाइक्रोमेट उतना ही डाइक्रोमेट आयन वापस क्रोमेट बनाता है। ठीक है। अब क्रोमेट आयन का कलर वो होता है येलो, डाइक्रोमेट का कलर होता है ऑरेंज। अच्छा, अब ले चार्टियर प्रिंसिपल अगर हम इस पर इस्तेमाल करें, इसके इक्विलिब्रियम शिफ्ट को हम स्टडी कर सकते हैं। वो ये कि अगर हम इस रिएक्शन में क्रोमेट और डाइक्रोमेट जो कि इक्विलिब्रियम में है एक दूसरे के साथ, इसमें एसिड ऐड कर दे तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। और खुदा को क्या मंजूर है? वही प्रिंसिपल्स जो खुदा ने बनाए हैं। वो प्रिंसिपल ली चार्टलियर ने स्टडी किए हैं और ली चार्टलियर ने हमें बताया है कि अगर आप एसिड ऐड करोगे तो एसिड क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन आयन होता है। अच्छा, एसिड ऐड कर रहे हो इसका मतलब आप हाइड्रोजन आयन ऐड कर रहे हो। तो प्रिंसिपल ये है कि अगर आप रिएक्टेंट ऐड कर रहे हो तो प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो अगर एसिड ऐड करोगे इसका मतलब हाइड्रोजन आयन ऐड कर रहे हो, हाइड्रोजन आयन ऐड कर रहे हो, हाइड्रोजन आयन यहां पर बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगी। इसीलिए ऑरेंज कलर वो काबिज होगा, ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा और डाइक्रोमेट आयंस मिलेंगी आपको सॉल्यूशन के अंदर। इसी तरह से क्रोमेट और डाइक्रोमेट का एक इक्विलिब्रियमाइज्ड रिएक्शन होता है जिस पर एसिड एक्शन डाल सकता है अपना। यहां तक बात समझ में आ गई? क्रोमेट 4 विद जिंक एंड एसिड। जिंक और एसिड से क्रोमेट आयन की रिडक्शन। ठीक है। अच्छा, वो कुछ इस तरह से होता है।
ये हुआ Cr2O7 क्रोमेट, इसके साथ एसिड हाइड्रोजन आयन इज एन एसिड और जिंक ये हम ऐड कर लेते हैं। जिंक और एसिड को मिलाकर उसकी रिएक्शन क्रोमेट के साथ कर लेते हैं। यहाँ पर 14H और 3Zn तो बैलेंस हो जाएगा अब आगे वाले प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो क्रोमियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आयन बनेगा और आगे से ये अपने इलेक्ट्रॉन देकर, ये जिंक अपने इलेक्ट्रॉन इसको देकर ये H2O बना देंगे 7H2O और यहां पर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका होगा, हाइड्रोजन के हवाले कर चुका होगा। ठीक है, एक जिंक 2 इलेक्ट्रॉन हवाले कर चुका होगा, तो मतलब 3 जिंक वो 6 इलेक्ट्रॉन हवाले कर चुके होंगे इसके, तो H2O बन जाता है। इसका मतलब कि अगर जिंक और एसिड के साथ हम क्रोमेट 4 को रिएक्ट करें तो हमारे पास 2 क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आयन ये आएगा। अच्छा, अब ये क्रोमियम, अगर 2 क्रोमियम +3 वाला आयन ये हम जिंक के साथ फिर रिएक्ट कर ले along with द जिंक, ठीक है, तो ये जिंक इसको इलेक्ट्रॉन देगा और जब ये जिंक इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये Cr+2 को कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्रोमियम +3 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्रोमियम +2 वाले आयन को भी तब्दील कर सकते हैं अगर फिर से हम इसको जिंक के साथ रिएक्ट करें। तो इस तरह से हम रिडक्शन कर सकते हैं। क्रोमेट आयन की रिडक्शन किस तरह से होती है, क्रोमेट आयन को उठाकर हम एसिड और जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो रिड्यूस हो जाएगा, उससे क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आयन बन जाएगा और रिड्यूस हो गया ना, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट Cr2O7 में +6 है। ठीक है, और यहां पर +3 हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गया तो रिड्यूस हो गया, और यहां पर और भी रिड्यूस हो सकता है अगर फिर से हम इसको जिंक के साथ रिएक्ट करें तो। पोटेशियम डाइक्रोमेट is an oxidizing agent। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। हु आर पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7, नॉक डन, K2Cr2O7। ठीक है, यह है पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब इसको एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, तो इसको एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करने के लिए पहले हम ये कर लेंगे कि डन कुछ अकेला तो नहीं कर सकता ना, उसके साथ उसके गुंडे होते हैं, तो इसके साथ इसका गुंडा मिला देंगे और इसका गुंडा है कंसंट्रेटेड H2SO4 बदमाश। ये कंसंट्रेटेड H2SO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ मिलाकर जो सोल्यूशन हम बनाएंगे वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए, डिफरेंट मकासद के लिए। मसलन अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल में कीटोन को तब्दील कर सकता हूं विद दिस सोल्यूशन, ऑक्सीडाइज करके। ठीक है, इसको रिड्यूस करके खुद, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज करके खुद ये रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, प्राइमरी अल्कोहल को फॉर्मएल्डिहाइड में अगर मैं तब्दील करना चाहूं तो इसको हम ऑक्सीडाइज कर देंगे फॉर्मएल्डिहाइड में, इस सोल्यूशन के थ्रू वो खुद रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, अगर फॉर्मएल्डिहाइड हो, फिर फॉर्मएल्डिहाइड से अगर हम फॉर्मिक एसिड बनाना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। फॉर्मएल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, वो ऑक्सीडाइजिंग ये करेगा क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसका काम है। यहां पर इसके रिएक्शंस हम देख लेते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल CH3 बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH। अब ऑक्सीडाइज करने के लिए आ जाएगा यहां पर K2Cr2O7 और कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, अब ये इसको किस तरह से ऑक्सीडाइज करेगा, ये ऑक्सीजन ये सप्लाई कर रहा है, ये ऑक्सीजन आकर इससे ये दोनों हाइड्रोजन ले जाएगा। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन।
सो ये ऑक्सीडेशन इसकी हो गई, क्या बन जाएगा ये रह गया CH3 और O, तो इससे बन जाएगा CH3 बॉन्ड C बॉन्ड फिर से CH3 और ये ऊपर एक O रह गया है जिसका डबल बॉन्ड हो जाएगा और इसको हम कहते हैं कीटोन। ये H2 और O बन जाएगा, H2O, ये हमारे साथ कीटोन बन गया है। किस चीज से? सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन हम बना चुके हैं विद द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ K2Cr2O7 कंसंट्रेटेड H2SO4 सॉल्यूशन, वो ऑक्सीडाइज कर चुका है इसको। अच्छा, प्राइमरी अल्कोहल ले ले, फॉर एग्जांपल CH3 CH2OH, उसके साथ भी ऑक्सीजन यहां पर आ जाएगा और वो ऑक्सीजन सप्लाई कौन कर रहा है? K2Cr2O7 और कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, अब ये कंसंट्रेटेड H2SO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और यहां आ जाएगा फॉर्मएल्डिहाइड, 2 फॉर्मएल्डिहाइड प्लस H2O। यहां पर इसके साथ 3 5 6 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन उड़ चुके हैं, वो इस O के साथ मिलकर H2O बना चुके हैं, तो हाइड्रोजन कम हो चुके हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो चुका है, ऑक्सीडेशन इसकी हो चुकी है। फॉर्मएल्डिहाइड ऑक्सीडेशन के थ्रू बनता है और ये ऑक्सीडाइजिंग पावर हम इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से इस फॉर्मएल्डिहाइड को आप उठाकर इसके साथ ऑक्सीजन मिलाकर, जिसका सप्लायर K2Cr2O7 और कंसंट्रेटेड H2SO4 है, इससे बन जाएगा HCOO, ये O यहां आ जाएगा HCOOH, जिसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ K2Cr2O7 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर K2Cr2O7 इस तरह से इस्तेमाल होता है। बात आ रही है दिमाग में? शाबाश। अच्छा, अब पोटेशियम डाइक्रोमेट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द टाइट्रेशन में भी हम इसको एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। किस चीज को? पोटेशियम डाइक्रोमेट को। फिर से अगेन, अच्छा, यही पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन विच चीज? इन टाइट्रेशंस। टाइट्रेशन जानते हो ना, एक अननोन सोल्यूशन को नॉन सोल्यूशन के साथ मिलाकर उसकी क्वांटिटी, उसकी कंसंट्रेशन को मालूम करना है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं टाइट्रेशन। ठीक है, अब मान लो हमारे पास एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन के अंदर है फीरियम आयंस, फीरियम आयन का सोल्यूशन है। अब फीरियम आयंस का जो सोल्यूशन है वो, उसकी कंसंट्रेशन क्या है? इट्स कंसंट्रेशन इज नाउ अननोन। अब इस कंसंट्रेशन को हम मालूम करेंगे किसी और सोल्यूशन से, किसी और सोल्यूशन के जरिए जिसका कंसंट्रेशन वो नोन हो, वो हमें मालूम हो। तो उसकी कंसंट्रेशन से इसके कंसंट्रेशन का पता लगाना, इसको हम टाइट्रेशन कहते हैं। और फीरियम आयंस के सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को मालूम करने के लिए हम पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका सोल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टाइट्रेशन में भी ये यूज होता है। फॉर एग्जांपल, मेन रिएक्शन में यहां पर लिख लेता हूं K2Cr2O7 प्लस 6 फीरियम सल्फेट प्लस 7 H2SO4, वो देगा हमको पोटेशियम सल्फेट प्लस क्रोमियम सल्फेट प्लस फीरियम सल्फेट और प्लस H2O। ये है हमारे पास एक मेन रिएक्शन। इस तरह से कुछ रिएक्शन वो हमें देखने को मिलता है। अच्छा, अब यहां से हम ये मालूम कर सकते हैं इस रिएक्शन से, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ये, कि एक डाइक्रोमेट आयन के लिए 6 फीरियम आयंस चाहिए। एक पोटेशियम डाइक्रोमेट का मोल लेकर 6 फीरियम सल्फेट का मोल्स इस्तेमाल करके ये रिएक्शन बैलेंस स्टेट में है। इसका मतलब डाइक्रोमेट का 1 मोल और फीरियम के 6 मोल, इस रेशियो में है ये। यहां पर लिख लेंगे, चलो, फीरियम प्लस 2 जो कि 6 आयंस है,
वो फिर m+3 में तब्दील हो जाता है और हर एक इलेक्ट्रॉन देकर 6 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। अब यही 6 इलेक्ट्रॉन आकर Cr2O7 के साथ ये 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर वो बना लेते हैं क्रोमियम आयन किस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का। अच्छा, H2O भी बनता है, तो जब H2O बनता है तो यहां पर हम लगा लेंगे हाइड्रोजन, तो वो +3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम बन जाएगा और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि इसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वो इलेक्ट्रॉन देकर ये ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा और H2O बना लेगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन को जरा गौर से देखो, ये मोल 1 इस्तेमाल हो रहा है, या मोल 6 इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब फीरियम आयंस के 6 मोल को उसको इक्विलाइज करने के लिए 1 डाइक्रोमेट मोल की जरूरत वो होती है। सो रेशियो क्या हुई, 1 मोल और 6 मोल। अब जब हम इस सॉल्यूशन के अंदर हम ये नॉन सॉल्यूशन पोटेशियम डाइक्रोमेट का डाल रहे हैं, ठीक है, इसकी मोलरिटी हमें मालूम है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये सॉल्यूशन 0.5 मोल डाल चुका हूं कि यहां पर इसमें हम इंडिकेटर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब ये इक्विलाइज हुआ एक दूसरे के साथ तो वो इंडिकेटर रंग तब्दील करता है, रंग तब्दील करने के बाद हमें पता लग जाता है कि ये रिएक्शन हो चुका है। अब 0.5 मोल डालकर यहां पर मुझे इंडिकेटर वो इंडिकेट कर देता है। जब वो इंडिकेट कर देता है तो इसका मतलब 0.5 मोल किसके इस्तेमाल हुए हैं, पोटेशियम के। पोटेशियम का 1 मोल इस्तेमाल करके फीरियम के कितने मोल्स हो जाते हैं, 6। तो अगर आधा मोल इस्तेमाल हो गया है तो इसका मतलब यहां पर फीरियम के 3 मोल है। तो इसकी मोलरिटी, इसकी कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन की वो मैंने मालूम कर दी इस सॉल्यूशन के साथ, जिसको हम टाइट्रेशन कहते हैं, और इस टाइट्रेशन में इस्तेमाल हुआ है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो लिहाजा ये हम बात कर रहे थे पोटेशियम डाइक्रोमेट की कि इसको हम टाइट्रेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में बोलो।